पूर्वी चंपारण की सभी 12 विधानसभा सीटों यानी मोतिहारी, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, ढाका, हरसिद्धि, केसरिया, गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन और चिरैया की सभी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने पूर्वी चंपारण में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस बार 2 और ज्यादा सीटें जीत ली हैं। जिले की 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास ने मिलकर जीत की पताका फहरा दी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 1 सीट ढाका ही मिल पाई। वहां भी उनके उम्मीदवार 200 से कम वोट से जीत पाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्वी चंपारण जिलों की सभी 12 सीटों के इन नतीजों ने ये तय कर दिया है कि राज्य के साथ अब जिले पर भी एनडीए का राज है। आरजेडी उम्मीदवार फैजल रहमान को ढाका विधानसभा सीट पर 178 मतों के अंतर से जीत मिली है। उन्होंने वहां बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल को हरा दिया। पवन कुमार जायसवाल शुरुआत से बढ़त बनाए हुए थे और एक समय ऐसा लगने लगा था कि आसानी से चुनाव जीत भी जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, मार्जिन कम होता गया और आखिरी राउंड में आरजेडी के फैसल रहमान जीत हासिल करने में कामयाब रहे। फैसल रहमान को 1,12,727 वोट मिले, तो वहीं पवन कुमार जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी के एलबी प्रसाद रहे। वहीं एआईएमआईएम उम्मीदवार राणा रंजीत को महज 5,730 वोट मिले। पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट बिहार की प्रमुख और चर्चित विधानसभा सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल कर रहे थे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पवन कुमार जायसवाल को 99,792 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार फैजल रहमान को 89,678 वोट प्राप्त हुए। साल 2015 में राजद उम्मीदवार फैजल रहमान ने जीत हासिल की थी, जबकि 2010 में पवन कुमार जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। ढाका विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चा में रहती है और हर चुनाव में यह कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और इस बार भी मुकाबला कांटे का रहा और महज 178 वोटों से फैजल रहमान जीते। बता दें कि बिहार चुनाव में तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जबरदस्त झटका लगा है। 15 साल बाद आरजेडी को इतनी बड़ी शिकस्त मिल रही है। हालांकि इस हार के बावजूद वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी नंबर 1 पर बनी हुई है, जबकि सीटों की दौड़ में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। कल हम लोग बैठेंगे पार्टी में, इस पे मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये रही, उसके बाद बजाते बताएंगे। जो चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग में दिक्कत हुई थी, देरी हुई थी, नहीं, अभी अब बता रहे हैं कि कल बात करेंगे हम लोग, अपनी पार्टी में मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये हुआ, तब आपको औपचारिक रूप से बताएंगे। देखिए, अब तो अभी मैं बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान ही करूंगा, लेकिन क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा बस 6 दिन पहले 20,000 करोड़ रुपया सरकार का हाथ में दो और वोट लो। अब मुद्दे क्या बचेंगे? आप रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और एसआईआर क्या है? और एसआईआर में किसके वोट 69 लाख कटे? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसा मैंडेट का बिहार की जनता में कोई हवा था? मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? जिम्मेदारी कौन लेगा इस बार की? देखिए, ये जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक बनती है और हम सब लोग मिल करके जिम्मेदारी लेंगे। या फिर राहुल गांधी जिम्मेदार है? अच्छा, राहुल गांधी जी जिम्मेदार कैसे होंगे? निर्णय है प्रदेश का। मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी ने, पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया।
तो हमारे निर्णय में, राहुल गांधी के निर्णय में कोई भी, न इन निर्णय में और न ही बिहार की जनता के प्रति जो उनका संघर्ष था, उनकी संवेदना थी, बिल्कुल समर्पित था। युवाओं को लेकर के बिल्कुल क्लियरिटी थी। तो मैं नहीं मानता कि जरा सा भी, थोड़ा भी मुझे मानने इसमें हिचक नहीं है कि इसमें राहुल गांधी जी ने कोई कमी रखी है, इसमें प्रभारी ने कोई कमी रखी है। ये जो सामूहिक या जो कोई बात लोग कहते हैं, अरे भैया आप कर लेते, आप क्यों नहीं किए? सबकी जिम्मेदारी थी। मैं तो अभी बात किया हूँ निखिल बाबू से, वो राजेश राम जी को लेकर खफा है कि राय मशवरा कंसेंसस वो नहीं बना पाए। देखिए बिल्कुल सब कुछ होता है, कोई एक हम बना लेते, हमारे सबकी तो दायित्व बनती है ना। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति कांग्रेस ने तो सबको सब कुछ दिया है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसी को होम मिनिस्टर भी बनाया है, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, कांग्रेस ने किसी को देने में कोताही नहीं बरती। और आज आप कांग्रेस की आलोचना में लग जाते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा। कांग्रेस की आलोचना में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ तो आपके मन और दिल में था, क्योंकि काफी पहले से आप नीतीश जी को लेकर बार बार ये मीडिया बयान देते थे कि नीतीश जी को आना चाहिए हमारे। देखिए मैं हमेशा बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नीतीश जी का जो संस्कृति है, उनके जो विचार है, गांधीयन विचार, कर्पूरी जी, जेपी लोहिया के विचार, वो दूर दूर तक भाजपा के साथ कहीं भी पारस्परिक विचारों का मेलजोल नहीं है। भाजपा नाथूराम गोडसे के विचारों से हमेशा एग्रेशन में चलती। नीतीश जी एक सेकुलर सोच के लोग हैं, एक समाज के अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलितों के विचारों को लेकर के चलते हैं। मैं हमेशा कहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जो घर है वो इंडिया घर है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में हमेशा थी कि एक युवा नेतृत्व कोई ना कोई करे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी करे, चाहे निशांत जी करे, कोई ना कोई करे। मैं लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहता था। अब मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो पॉलिटिकल घटनाक्रम में क्या है, ये राजनीति है या सिर्फ सत्ता के लिए हम कुछ भी करें? तो आप तो चाहते थे नीतीश जी सीएम बने, तो कहां भाजपा कह रही है नीतीश जी सीएम नहीं बने? देखिए आज भले ही भाजपा हो सकता है नीतीश जी को सीएम बना दे,